नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। महाकवि भूषण की कविता की कुछ पंक्तियां हैं। ये उन्होंने वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी की वीरता की प्रशंसा में लिखा है। उन्होंने लिखा है, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खात हैं, विजन डुलाती थी वे विजन डुलाती हैं। मतलब मुगलों की बेगमें जो दिन में 3 बार खाती थीं, वो जंगलों में जान बचाने के लिए घूम रही हैं और 3 बेर, बेर जो फल होता है, 3 बेर खाकर दिन का गुजारा कर रही हैं। और जो विजन डुलाती थी, मतलब जिनके लिए पंखा झला जाता था, वो जंगल में अकेले घूम रही हैं, दर दर भटक रही हैं। ये कविता याद क्यों आई, इसी की बात करेंगे आज। ये कविता याद आई मुझे, पिछले दिनों एक खबर आई कि उद्धव ठाकरे जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और जो उनकी बची खुची शिवसेना है उसके प्रमुख हैं, बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं। वो दिल्ली आए थे। वैसे आपने सुना नहीं होगा कि बाला साहब ठाकरे कभी दिल्ली आए। एक समय था जब ठाकरे परिवार, बाला साहब तो थे ही, और उनके बाद उद्धव ठाकरे को भी ये गुमान था, ये अहंकार था कि हम किसी के दरवाजे पर नहीं जाते। जिसको बात करनी हो वो मातोश्री आए। मातोश्री वो निजी आवास है ठाकरे परिवार का, मुंबई में है। तो देश के बड़े बड़े नेता, जिनको भी पहले बाला साहब ठाकरे से मिलने के लिए, उसके बाद उद्धव ठाकरे ने उस परंपरा को कायम रखा कि जिसको मिलना ही यहाँ आएगा। 2019 के चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को मजबूर किया, सीटों के तालमेल की बातचीत के लिए वो मातोश्री आए। संदेश ये था कि कहीं और मिल लेते हैं, अगर उनको भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में आने में दिक्कत है तो किसी तीसरी जगह पे मिल लेते हैं। उद्धव ठाकरे तैयार नहीं हुए। मन मारकर अमित शाह उनसे मिलने गए, क्योंकि वो गठबंधन तोड़ना नहीं चाहते थे इस छोटी सी बात पर। तो गठबंधन को बनाए रखने के लिए अपने आत्मसम्मान से एक तरह से समझौता किया अमित शाह ने। लेकिन चुनाव के बाद क्या किया और चुनाव के दौरान उद्धव ठाकरे ने क्या किया, शायद मैंने आपको पहले बताया होगा। चुनाव के दौरान उद्धव ठाकरे ने, उनको मालूम था कि भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा सीटों पर लड़ रही है। केवल 126 सीटों पर शिवसेना लड़ रही थी। उस समय विभाजन नहीं हुआ था पार्टी का, और शिवसेना और भाजपा में पहले से ये, बाला साहब ठाकरे के समय से ये अंडरस्टैंडिंग थी कि जिस पार्टी के विधायक ज़्यादा आएंगे उसका मुख्यमंत्री होगा। बीजेपी छोटी पार्टी बनी रहे, ये बाला साहब ठाकरे के समय भी कोशिश हुई, उद्धव ठाकरे के समय भी। और इसी कोशिश में 2004 का जो विधानसभा चुनाव बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन हारा, वो इसीलिए कि बीजेपी के विधायकों की संख्या कम रखी जाए। तो 2019 में क्या किया उद्धव ठाकरे ने, वो शरद पवार से मिल गए। अंदर खाने की मुलाकात थी, कोई ऊपर घोषित तौर पर नहीं। बीजेपी को कम करने के लिए जहाँ जहाँ बीजेपी और एनसीपी का मुकाबला था, ख़ास तौर से कांग्रेस का भी कई सीटों पर जहाँ मुकाबला था, वहाँ शिवसेना के वोट एनसीपी को जाएं, इसकी कोशिश उद्धव ठाकरे ने की और इसमें सफल रहे। बीजेपी को कई सीटें हराने में उनको सफलता मिली। हालांकि इस बात में सफलता नहीं मिली कि वो बीजेपी को छोटी कर सकें। बीजेपी 115 सीटें जीती और शिवसेना 56 सीटें जीती। तो वो नंबर 2 की पार्टी रही और बड़ा स्वाभाविक था कि उसके बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा। चुनाव प्रचार के दौरान भी भाजपा ने बड़ा स्पष्ट किया था कि देवेंद्र फडणवीस जो उस समय मुख्यमंत्री थे वही मुख्यमंत्री रहेंगे। ऐसी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई थी जिसका दावा करते हैं उद्धव ठाकरे कि आधे आधे समय के लिए मुख्यमंत्री पद का बंटवारा होगा, यानी 2.5 साल। तो इस झूठ का सहारा लेकर उन्होंने, गठबंधन को स्पष्ट जनादेश मिला, बहुमत मिला, इसके बावजूद उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया, सिर्फ इसलिए कि उनको मुख्यमंत्री बनना था। बाला साहब ने जो बनाया था राजनीतिक परिवार कि हम सत्ता से दूर रहेंगे, मतलब परिवार का कोई व्यक्ति सरकार में नहीं जाएगा। 1995 में जब सरकार बनी तो बाला साहब ठाकरे भी मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन उन्होंने पार्टी के नेताओं को तरजीह दी। वो जो है परंपरा उद्धव ठाकरे ने तोड़ दी। उनका सत्ता का मोह ऐसा जागा कि उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया, दशकों पुराना गठबंधन जो हिंदुत्व की विचारधारा के आधार पर बना था।
केवल सत्ता उद्देश्य नहीं था। सत्ता निश्चित रूप से, राजनीति में गठबंधन होते हैं, राजनीतिक दल लड़ते हैं, तो सत्ता तो एक उद्देश्य होता ही है। लेकिन इस गठबंधन का उद्देश्य एक जो है वैचारिक एकता भी था, उसको भी तोड़ दिया। उन लोगों के साथ चले गए जो वैचारिक रूप से उनके बिल्कुल खिलाफ थे, जिनके खिलाफ बाला साहब ठाकरे जीवन भर लड़े, यानी कांग्रेस और शरद पवार, उनके साथ जाकर मिल गए। कांग्रेस से दोस्ती कराने में उद्धव ठाकरे की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई शरद पवार ने। शरद पवार ने बैटिंग की उद्धव ठाकरे के लिए सोनिया गांधी के यहाँ। हालांकि वो अंदर से दोहरा खेल खेल रहे थे। उनको पूरी उम्मीद थी कि सोनिया गांधी मानेंगी नहीं उद्धव ठाकरे के नाम पर, तो ये गठबंधन टूट जाएगा, तो फिर हम बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना लेंगे। लेकिन उनके दुर्भाग्य से सोनिया गांधी मान गई और फिर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने, ये आपको पता है। तो उस समय जो बैटिंग की शरद पवार ने उद्धव ठाकरे के लिए, तब से लोकसभा चुनाव तक उद्धव ठाकरे की ओर से उनका पक्ष कांग्रेस नेतृत्व के सामने शरद पवार रखते रहे। पहली बार शरद पवार का पिंजरा तोड़कर उद्धव ठाकरे बाहर निकले। तो जो उद्धव ठाकरे बड़े गर्व से कहते थे कि हम कहीं बाहर नहीं जाते, जिसको मिलना हो वो हमसे आकर मातोश्री में मिले, वो दिल्ली में आकर दर दर भटक रहे थे। भटक रहे थे मतलब उनकी दृष्टि से, उन्होंने अपने लिए जो पैमाना बनाया था उस दृष्टि से सोनिया गांधी से मिले, राहुल गांधी से मिले, मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले, और इसके अलावा दिग्विजय सिंह से मिले। और इतना ही नहीं, महाराष्ट्र की राजनीति में जिसका कोई स्टेक नहीं है, जिसका कोई आधार नहीं है, उस अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से भी मिले। अब सुनीता केजरीवाल उनको महाराष्ट्र में कितना वोट दिला देंगी, कितनी सीटें जिता देंगी, आम आदमी पार्टी उनकी क्या मदद कर देगी, ये उद्धव ठाकरे ही बता सकते हैं। लेकिन वो मिले जो है सुनीता केजरीवाल से। इन तीन नेताओं के अलावा एक और नेता से मिले, दिग्विजय सिंह से, जिनका जिक्र किया मैंने अभी। दिग्विजय सिंह से क्यों मिले, ये एक बड़ा रहस्य है, और इसका सीधा संबंध कॉर्पोरेट जगत से जुड़ा हुआ है। ये केवल राजनीतिक नहीं है। कांग्रेस पार्टी में दिग्विजय सिंह की अब वो हैसियत नहीं है जो कभी हुआ करती थी। अब केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश जो है उस भूमिका में हैं, राहुल गांधी के करीबी लोगों में हैं। राहुल गांधी उनकी सलाह लेते हैं और उनकी सलाह पर चलते हैं। दिग्विजय सिंह उस कोटरी से बाहर हो चुके हैं। इसके बावजूद उद्धव ठाकरे उनसे मिले। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य इस समय एक ही है। उद्धव ठाकरे किसी भी तरह, अगर 2024 के विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी को बहुमत मिलता है तो उद्धव ठाकरे चाहते हैं उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए। गठबंधन की जो बाकी दोनों पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी और शरद पवार का जो धड़ा है, वो दोनों इस बात को तय कर चुके हैं कि हम विधानसभा चुनाव में किसी को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित नहीं करेंगे। अगर मामला यहीं तक होता, इतना ही होता, तो शायद उद्धव ठाकरे को इतनी बड़ी परेशानी न होती। उनकी परेशानी के दो कारण हैं। एक, सीटों की संख्या। बीजेपी के साथ जब गठबंधन था तो वो 126 सीटों पर लड़े थे और 56 सीटें जीते थे। इस बार वो तीन पार्टियां हैं, तो इसलिए कम से कम 110 सीटें चाहते हैं और कांग्रेस और एनसीपी देना नहीं चाहते। लोकसभा चुनाव में गठबंधन की तीनों पार्टियों में एनसीपी जो शरद पवार का धड़ा है और कांग्रेस का परफॉर्मेंस दोनों का उद्धव ठाकरे की पार्टी से बेहतर रहा है। इस आधार पर दोनों पार्टियां ज़्यादा सीटें चाहती हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन था, तब एनसीपी का विभाजन नहीं हुआ था, तो 121 सीटों पर एनसीपी लड़ी थी और 147 सीटों पर करीब कांग्रेस लड़ी थी। अब ये दोनों जो है बहुत ज़्यादा अपनी सीटों में कटौती नहीं करना चाहती। उनको लग रहा है कि जो उम्मीद थी कि लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे को पार्टी जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने तोड़ी, उससे एक सिंपैथी मिलेगी शिवसैनिकों को। पुराने शिवसेना का जो वोटर है, जो वोट बेस है, उसमें वो मिला नहीं। तो उनको लग रहा है कि उद्धव ठाकरे को हमने लोकसभा चुनाव में जितनी सीटें देनी चाहिए थी उससे ज़्यादा दे दी।
वो हमारी गलती है, वरना 48 में से 30 अभी जीते हैं, हो सकता है कुछ और सीटें जीत जाते। तो उद्धव ठाकरे का स्ट्राइक रेट एकनाथ शिंदे से खराब रहा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में इस समय उद्धव ठाकरे की स्थिति क्या है। अब मैंने कहा कि उनकी दो समस्याएं हैं। एक तो मैंने बता दिया आपको कि सीटों की संख्या, कि गठबंधन में जब सीटों का बंटवारा हो तो उनको कितनी मिले। दूसरी समस्या है वो शरद पवार से जुड़ी हुई है, इसीलिए उन्होंने शरद पवार का पत्ता काट दिया। वरना दिल्ली आते और शरद पवार के साथ न मिलने जाते कांग्रेस नेताओं से, या शरद पवार से बातचीत करके न जाते, ऐसा होता नहीं। तो लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद पहली बार उद्धव ठाकरे दिल्ली आए कांग्रेस के नेताओं से मिलने। इस बार उन्होंने अपने दूत के रूप में या अपने संदेशवाहक के रूप में या कहें अपने पैरोकार के रूप में शरद पवार का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने डायरेक्ट लिंक स्थापित किया कांग्रेस के नेतृत्व से कि सीधी बातचीत हमारी होनी चाहिए। यानी उस गठबंधन में जो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी है उसमें शरद पवार का कद कम करना चाहिए। वो ये भी संदेश देना चाहते हैं कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में सबसे बड़ा कद उद्धव ठाकरे का है। तो इसलिए वो उन्होंने शरद पवार को शामिल नहीं किया इस बातचीत में, सीधे कांग्रेस से पहले बातचीत की है। उनको मालूम है कि लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी जीती है। कांग्रेस पार्टी की लोकसभा में 52 से 99 सीटें हो गई हैं। कांग्रेस पार्टी ज़्यादा आक्रामक है और कांग्रेस पार्टी को महाराष्ट्र में बड़ी उम्मीद है। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी शरद पवार की कीमत पर उद्धव ठाकरे से शरद पवार को काटकर समझौता करेगी? ये बड़ा प्रश्न है। लेकिन मैंने कहा था कि दो समस्याएं हैं। दूसरी समस्या जो है वो उद्धव ठाकरे को ज़्यादा परेशान करने वाली है। शरद पवार की बेचैनी जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है। उनके जीवन का अब एकमात्र उद्देश्य रह गया है अपनी बेटी सुप्रिया सुले को राजनीतिक रूप से स्थापित करना। तो बीजेपी के साथ जो वो नज़दीकी बढ़ा रहे थे, भी कभी सामने से कभी पीछे से बातचीत कर रहे थे, इसी उम्मीद में कि बीजेपी उनकी बेटी को केंद्र में मंत्री बना देगी अगर बीजेपी एनसीपी का समझौता होता है, कोई साथ आते हैं तो। अब उनको लग रहा है कि अब केंद्र में सत्ता में आने की तो उम्मीद खत्म हो चुकी है, कम से कम अगले 5 साल तो कोई उम्मीद नहीं है। तो सुप्रिया सुले केंद्र में तो मंत्री बन नहीं सकती है। तो उनका उद्देश्य अब यह है कि सुप्रिया सुले को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया जाए। यही उद्धव ठाकरे के लिए चुभने वाली बात है। अभी तक जो है उनका कोई खुले तौर पर कोई कंटेंडर, कोई चुनौती देने वाला मुख्यमंत्री पद के लिए महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में नहीं था। सुप्रिया सुले की चर्चा, उनके नाम की चर्चा चलने के बाद से उद्धव ठाकरे बेचैन हैं। उनकी तीसरी चिंता ये है, इसी मुद्दे से जुड़ी हुई तीसरी चिंता है, वो ये है कि सुप्रिया सुले के नाम पर कांग्रेस पार्टी मान सकती है। तो इससे बड़ा धक्का उद्धव ठाकरे के लिए और कोई नहीं होगा। दशकों पुराना गठबंधन सिर्फ मुख्यमंत्री पद के लिए छोड़कर आए, तोड़कर आए, और उस गठबंधन को तोड़ने के बाद कुछ समय मुख्यमंत्री तो ज़रूर बन गए, लेकिन उस पद से भी हाथ धोना पड़ा। अब अगर 2024 के चुनाव में उनको प्रोजेक्ट भी नहीं किया जाता है मुख्यमंत्री के रूप में, तो उनके लिए इससे बड़ा सेटबैक नहीं होगा और इसका असर उनका जो वोटर समूह है, उनका जो मतदाता समूह है, समर्थक वर्ग है, उस पर निश्चित रूप से पड़ेगा। इसका नुकसान उनको विधानसभा चुनाव में होगा, क्योंकि वो मानकर चल रहे हैं कि इस गठबंधन में महाराष्ट्र में कम से कम उनका कद सबसे ऊपर है। तो अगर मुख्यमंत्री पद का कोई दावेदार हो सकता है इस गठबंधन से, तो वो सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे हो सकते हैं। उस गुब्बारे को शरद पवार ने पंक्चर कर दिया है सुप्रिया सुले का नाम उछालकर। सुप्रिया सुले ऐसी हैं जिनके साथ जाने में कांग्रेस को ज़्यादा सहूलियत होगी उद्धव ठाकरे की बजाय। उद्धव ठाकरे की और भी परेशानियां हो रही हैं। एक तो शिवसैनिकों का वैसा साथ नहीं मिला, एकनाथ शिंदे की परफॉर्मेंस लोकसभा चुनाव में उनसे बेहतर रही, और तीसरा अभी अभी दृश्य देखा होगा आपने, वीडियो देखा होगा वो, कि मातोश्री के बाहर मुस्लिम वर्ग का प्रदर्शन हुआ उद्धव ठाकरे के खिलाफ कि हमको धोखा दिया, हमसे जो वादा किया था वो पूरा करो, और धोखा देकर हमको हमारा वोट लिया और उसके बाद जो है वादा पूरा करने से मुकर गए।
ये मुस्लिम वर्ग जो है उद्धव ठाकरे का नया मतदाता समूह है, उसमें इस तरह की नाराजगी, ये कांग्रेस और एनसीपी के लिए अच्छी खबर है। ये एकनाथ शिंदे के लिए भी अच्छी खबर है, इसलिए महायुति जिसमें भाजपा, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार हैं, उनके लिए भी अच्छी खबर है। उद्धव ठाकरे का कमज़ोर होने का मतलब है महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का कमज़ोर होना। और ये जो खटपट जो है मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर हुई है और उसके बाद आने वाले समय में होने वाली है सीटों के बंटवारे को लेकर, क्योंकि अगर सुप्रिया सुले को मुख्यमंत्री बनाना है तो कांग्रेस और एनसीपी चाहेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ें। तो शरद पवार की सारी उम्मीद अब कांग्रेस पार्टी यानी सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर टिकी है कि अगर मान लीजिए कि ऐसा आता है, हालांकि अभी जो है स्पष्ट रूप से ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के लोगों का मानना है कि उनको बहुमत मिल सकता है, मान लीजिए मिलता भी है, तो एनसीपी जो शरद पवार की है और कांग्रेस, ये दो जिस तरफ होंगे मुख्यमंत्री का पद वही तय करेंगे। ये परेशानी है उद्धव ठाकरे की सबसे बड़ी, इसी के लिए दिल्ली आए थे। वो चाहते हैं कि इस मुद्दे का हल विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले हो जाए, कांग्रेस पार्टी तैयार हो जाए उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने के लिए। तो अब इन तीन पार्टियों के गठबंधन में सवाल यह है कि दो साथ कौन होंगे, कांग्रेस और एनसीपी जिनका पुराना साथ है। शरद पवार कांग्रेस से ही निकले हुए हैं, 99 में अपनी पार्टी बनाई थी, तब से गठबंधन चल रहा है, या कांग्रेस और उद्धव ठाकरे, क्योंकि जो वर्तमान परिस्थिति लग रही है उसमें उद्धव ठाकरे और शरद पवार तो साथ नहीं आ सकते, क्योंकि उद्धव ठाकरे के साथ शरद पवार के आने का मतलब है कि सुप्रिया सुले को वो मुख्यमंत्री पद की दौड़ से बाहर कर दें, जो शरद पवार बिल्कुल नहीं चाहेंगे। उनके लिए ये आखिरी प्रयास है, इसके बाद वो राजनीतिक रूप से कितने सक्रिय रह पाएंगे कहना मुश्किल है। उनकी उम्र 83 साल हो गई है और जब अगला विधानसभा चुनाव होगा तब वो 88 साल के होंगे। तो इसलिए जो है उनको लग रहा है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, तो इसलिए वो जो भी संभव हो सकेगा उसके लिए गठबंधन तोड़ना पड़े, नया बनाना पड़े, किसी और से मिलना पड़े, या कांग्रेस के सामने किसी तरह का सरेंडर करना पड़े। हो सकता है कि कांग्रेस के सामने वो ये प्रस्ताव, इस हद तक जा सकते हैं, ये प्रस्ताव भी रख सकते हैं कि वो अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में करने को तैयार हैं, जिसका संकेत उन्होंने लोकसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले दिया था। तो शरद पवार के लिए चिड़िया की आंख यानी बेटी को मुख्यमंत्री बनाना, उस पर निशाना साधने के लिए वो कुछ भी करेंगे। उनको उद्धव ठाकरे से कोई प्रेम नहीं है। उद्धव ठाकरे का उन्होंने इस्तेमाल किया बीजेपी को कमज़ोर करने के लिए, बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए। वो उद्देश्य सीमित अर्थ में उनका पूरा हो गया था। अब उद्धव ठाकरे के लिए लौट कर जाना बीजेपी के साथ, वो लगभग, हालांकि राजनीति में ये कभी नहीं कहना चाहिए कि यह असंभव है, लेकिन अभी वर्तमान परिस्थितियों में वो लगभग असंभव लगता है। जिस तरह से व्यक्तिगत हमले उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस पर कर रहे हैं, जो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उद्धव ठाकरे से ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं, पूरे 5 साल का कार्यकाल उन्होंने निर्वाचित काल पूरा किया है। उनके बारे में जिस तरह की घटिया निजी टिप्पणियाँ वो कर रहे हैं, उससे उनका फ्रस्ट्रेशन पता चल रहा है कि वो इस समय बड़े हताश हैं। वो जैसे डूबता हुआ आदमी जो है तिनका खोजता है सहारे के लिए, उस तरह से उद्धव ठाकरे की स्थिति है। और इसी कोशिश में उनकी दिल्ली की 3 दिन की यात्रा थी। अब उसमें क्या हुआ मुझे मालूम नहीं, लेकिन उसके बाद कांग्रेस की ओर से कोई बयान नहीं आया, न तो एनसीपी की ओर से कोई बयान आया। तो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की ओर से कोई बयान नहीं आने का मतलब है कि इस मुद्दे पर कोई फैसला नहीं हुआ है। और मुझे नहीं लगता कि शरद पवार उद्धव ठाकरे को विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में पेश करके चुनाव लड़ेंगे। तो उद्धव ठाकरे के लिए जो उनके तारनहार थे वही उनके डुबामन हार बनते नजर आ रहे हैं, यानी शरद पवार। उनके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा जो है, पिछले चुनाव के बाद बीजेपी थी, इस बार शरद पवार है। तो शरद पवार के इस रुकावट को वो कैसे पार करेंगे,
ये देखने की बात होगी। जैसे जैसे समय आगे थोड़ा बढ़ेगा और सीटों के बंटवारे की बात होगी और नेतृत्व की बात होगी तो स्थितियाँ और स्पष्ट होंगी। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।